सुप्रभात दोस्तों। रसिया और यूक्रेन का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है। हर न्यूज़पेपर पर, हर टीवी चैनल में और हर जगह सिर्फ बहस का मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद है। तो आज हम जानेंगे इस विवाद की पूरी कहानी। दरअसल पहले एक साम्राज्य होता था, कीवियन रस नाम से। इसकी कैपिटल भी कीव होती थी और यहाँ का जो हेड था वो व्लादिमीर था। तो ये जो इलाका है, ये जो एथनिक इलाका है, ये साथ में ही रहते थे पहले। यूक्रेन और रसिया पहले साथ में ही रहते थे और जब यूएसएसआर था तो उसमें भी ये साथ थे। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद अलग देश बन गए। यूएसएसआर से बहुत सारे देश अलग हुए, लेकिन इन दोनों में अच्छा खासा तालमेल था। दोस्तों एक बात याद रखना, इस विवाद की जो असली जड़ है वो ये है। एक तो यूक्रेन की आर्थिक स्थिति। यूक्रेन के पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ उसका अटूट विश्वास रशिया पर। यूक्रेन ने क्या किया, कभी पहले जो ये कीव है जिसको कुछ 2014 में रशिया ने यूक्रेन से छीन लिया था, वो कभी पहले रसिया ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। तो दोस्तों हम लोग, आप अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ अपना जो फाइनेंशियल हिसाब है उसको हमेशा सही रखना। क्योंकि विवाद जब तक सही तरीके से चीज़ें चलती रहती है, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब विवाद होता है तो छोटी छोटी बातों पर भी विवाद होने लग जाता है। यही कहानी यूक्रेन और रशिया के साथ हुई है। कभी की जो रसिया ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था, लेकिन परिस्थितियां और मनोस्थितियां ऐसी बनी कि 2014 में रशिया ने उसको छीन लिया। इसके साथ साथ ही यूक्रेन की एक सबसे बड़ी गलती, यूक्रेन ने रसिया पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और जितने भी उसके पास रिसोर्सेज थे उनको एक्सेस करने का अधिकार दे दिया। बहुत सारे उसके पास वेपन्स थे, उनको रसिया को दे दिया, क्योंकि उस समय अच्छी दोस्ती थी, तालमेल अच्छा था। लेकिन उसको ये दिन नहीं पता था कि उसके हथियार एक दिन उसी के खिलाफ यूज किए जा सकते हैं। तो जब दोनों में अच्छा वो था और इन्होंने इसको न्यूक्लियर दिया, तो उस समय रशिया ने एक वायदा किया था कि वो उसकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को कभी हर्ट नहीं करेगा। यूक्रेन अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है। यहां तक चीजें ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली और यहाँ पर 2014 के आसपास एक शासक बने विक्टर नाम के, और ये बहुत ही करप्ट लीडर थे। और कहते हैं कि एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये उनमें से ही थे। इन्होंने रसिया से बहुत सारे पैसे ले लिए और इसके बदले में वहाँ पर यूक्रेन को रसिया के साथ मिलने पर सहमति जता दी, जिसका वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसी बीच में नाटो भी, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, नहीं, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो विश्व दो धड़ों में बट गया था। क्योंकि विश्व के पटल पर दो महाशक्तियां उस समय थी। एक रशिया के नेतृत्व में यूएसएसआर, जो समाजवाद को बढ़ावा देता था, जिसमें सरकारें बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर था और ये लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। जबकि ये कहता था कि हर चीज़ ना सरकार करेगी, आपको जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, ये निजी संपत्ति के खिलाफ था। इसके अलावा दूसरा था अमेरिका के नेतृत्व वाला और उसके सहयोगी देश, जो ये कहते थे लोकतंत्र, पूंजीवाद, ठीक है, और लिबरल विचारधारा में विश्वास करते थे। अब अंत क्या हुआ कि जो समाजवाद था वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया, लोग उससे खफा हो रहने लग गए। वहीं
अमेरिका के नेतृत्व का लोकतंत्र तकनीकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में प्रगति करता रहा। अंततः जो ये यूएसएसआर के देश थे, इन्होंने एक अलग देश बनाने की ठान ली। और ये जो इलाका है, यूक्रेन के आसपास का इलाका है, ये एशिया और यूरोप के बीच का लगभग का इलाका है, तो ये एक तरीके का गेटवे माना जाता है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे जो अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवाद और उसके सहयोगी देशों का वर्चस्व बढ़ता चला गया, और जो ये नए देश थे, इनमें से अधिकांश देशों में, जब यूएसएसआर 14 देशों में टूटा, तो इनमें से अधिकांश देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, लोकतंत्र का समर्थन किया। लेकिन यूक्रेन उस समय भी रसिया के साथ रहा और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती चलती रही। लेकिन अब यूक्रेन धीरे-धीरे प्रभावित होता है और नाटो में शामिल होने की सोचता है। लेकिन रशिया ने पहले से ही यूक्रेन के सामने 3 शर्त रखी थी। उसमें था कि वो नाटो को शामिल नहीं करेगा। दूसरा कि जो क्रीमिया है, जो इसका पोर्शंस जो इसने छीन रखा था, रशिया ने जो 2014 में छीना था, तो रसिया का कहना था कि यूक्रेन को ये कहना चाहिए कि वो ना उसी का पोर्शन था, इस बात पे सहमति बरतनी चाहिए। तीसरा, जो नाटो की सेनाएं यूक्रेन में ना आए, ये रशिया की शर्तें थी। लेकिन यूक्रेन नाटो की तरफ बढ़ता गया और इस वजह से विवाद का कारण बना। अब बात यह है कि जब यूक्रेन नाटो को शामिल करना चाहता है, तो नाटो और अमेरिका जैसे देश उसका सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी अगर जैसे हालातों के हिसाब से देखें, तो रसिया ने यूक्रेन की कैपिटल तक पर अटैक किया, लेकिन बाकी के देश अभी तक कोई भी रसिया के खिलाफ कोई भी हार्ड स्टेप नहीं ले पाए हैं। जहाँ तक बात करें जर्मनी और फ्रांस की, तो उन्होंने इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाए हैं। नाटो ने भी उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। यूएन ने भी मीटिंग की है, और जो नाटो की सेनाएं वो कह रही है कि अगर कि हम बॉर्डर पर है, अगर स्थिति अब बिगड़ती है तब हम आएंगे। तो बात यह है कि ये देश, यूरोपियन देश, सामने से इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसको मैं एक नाम देना चाहूँगा, गैसोफोबिया। फोबिया मीन्स डर और गैस मीन्स फ्यूल का डर। तो यूरोप ना अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता है। पहले भी क्रीमिया वाले केस में भी यही हुआ था। तो ये जो रशिया है, यह गैस पाइपलाइन के लिए यूरोप रसिया पर डिपेंड है। और जो ये जो फ्यूल की कमी है, जब रसियन प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर रहे थे, तो उस समय जहाँ पर वो बैठे थे, एक तरफ जो गैस कंपनियों के जो मालिक हैं वो, और एक तरफ बैंकर बैठे थे, और उनका कहना था कि हम कोविड जैसी स्थितियों में भी, कोविड जैसी युद्ध के बाद भी, मतलब इस हमले के बाद भी, यूक्रेन के हालात बिगड़ने के बाद भी, हम कोविड की परिस्थितियों में भी आप लोगों को, यानी कि एक यूरोपियन लोगों के लिए एक संदेश था कि आप लोगों को सस्ता फ्यूल प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली ये था कि अगर कोई भी देश सहयोग के लिए बढ़ता है, तो सीधी सी बात है, उसका फ्यूल रुक जाएगा। तो गैसोफोबिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण कोई भी यूरोपियन देश डायरेक्टली यूक्रेन को समर्थन नहीं दे पा रहा है। और ये जो प्रतिबंध है, अभी तक के जो प्रतिबंध है, सिर्फ ये एक दिखावा भर है, क्योंकि उस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को रोकने की बात की गई है जो अभी एक्टिव नहीं है। तो अभी तक कोई भी देश यूक्रेन का डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि अपने संबंधों को अच्छा बनाएं, और जो भी लड़ाइयों की जो जड़ होती है वो आर्थिक स्थितियाँ होती है, इसलिए अपने आर्थिक संबंध हर किसी के साथ सही रखें। अगर यूक्रेन ने भी उस समय
मतलब आपसी भाईचारे में, दोस्ती में आकर अपने संसाधन ना दिए होते, और तो आज ये दिन भी उसको ना देखना पड़ता। तो ये था रशिया और यूक्रेन के बीच का मुद्दा। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल तो यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है। रशिया अभी भी वहाँ पर अटैक कर रहा है और किसी देश ने अभी तक खुलकर समर्थन नहीं किया है। देखने वाली बात होगी कि नाटो यूक्रेन का कितना समर्थन करता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़, कुछ अपने स्ट्रैटेजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री यूक्रेन है, ठीक है, कीव इसकी कैपिटल है, और ज़ेलेंस्की इसके अभी प्रेसिडेंट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।